तो आज हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का थर्ड पार्ट। एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से मैं छोटे छोटे सेगमेंट में आपके सामने इन टॉपिक्स को प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन पूरी कोशिश है कि मैं आपको ये पूरा टॉपिक सिलसिलेवार तरीके से समझा सकूं। पूरे टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। आज इसी कड़ी में हम इसका तीसरा खंड देखने जा रहे हैं। पहले खंड में हमने देखा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है, उसका परिचय हमने देखा था। दूसरे खंड में हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महत्वपूर्ण अंग है वो कौन कौन से हैं, और उसमें जब हमने जाना कि 6 महत्वपूर्ण अंग हैं तो उसमें से एक महत्वपूर्ण अंग महासभा को पिछले क्लास में हमने डिटेल किया था। आज हम दूसरे अंग की बात करेंगे और ये दूसरा अंग है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद। ठीक, ये दूसरा अंग है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। इसे शॉर्ट में यूएनएससी भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल भी इसे हम कहते हैं। इसको भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या है, इसके बाद हम देखेंगे इसकी संरचना के बारे में, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, कौन कौन से देश शामिल होते हैं। इसके बाद हम इसका कार्य देखेंगे। कार्य देखने के बाद हम इसकी कार्य प्रणाली या फंक्शनिंग को देखेंगे। कार्य प्रणाली के बाद से हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीमाएं या आलोचना जो भी कहें वो देखेंगे। इसके बाद इसमें सुधार के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं ये देखेंगे, और इसके बाद भारत एवं यूएनएससी, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। लगभग 7 पॉइंट में हम चर्चा करेंगे तो हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है। देखें, सबसे पहले हम यही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आखिर क्या है। तो देखें कि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है, उसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली अंग है। ठीक, इस चीज को याद रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली अंग है ये, सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली अंग है ये। ठीक, देखिए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध में जब लीग ऑफ नेशंस, जो पहला अंतरराष्ट्रीय संघ था, द्वितीय विश्व युद्ध में लीग ऑफ नेशंस की असफलता के पश्चात इसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए की गई। देखिए, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, इसका मतलब लीग ऑफ नेशंस असफल हो गया। लीग ऑफ नेशंस की असफलता के पश्चात ही अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई। ध्यान दें कि जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है हमारा, जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी स्थापना वही 1945 में हुई, जबकि इसका पहला सत्र जो है, इसका पहला सत्र, पहली बार इसकी बैठक जो है आपका 17 जनवरी 1946 में हुई थी। देखिए, ठीक है ना, पहली जो बैठक है इसकी 17 जनवरी 1946 में हुई। देखिए कि जो यूएनओ है
उसकी स्थापना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की के लिए हुई, कि विश्व में शांति आए, सुरक्षा की भावना बढ़े, इसलिए उसकी स्थापना हुई। और उसके कार्यों को कौन कर रहा है? अभी मैंने आपको बताया कि यूएनएससी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए हुआ, यानी यूएनओ के कार्य को कौन कर रहा है? आपका यूएनएससी। इसलिए यूएनएससी को यूएनओ का कार्यकारी अंग या कार्यपालिका भी कह सकते हैं, कार्यकारी अंग कहते हैं। ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद है। तो ये भी हमने जाना कि क्या होता है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद। इसकी संरचना देखते हैं। देखिए संरचना कहने का मतलब ये है कि ये किससे मिलकर के बना है, इसमें कौन कौन से देश होंगे, है ना। तो याद रखें, अगर हम बात यूएनएससी की करें तो यूएनएससी का चेयरमैन या अध्यक्ष भी होगा, और यूएनएससी में सदस्य भी होंगे। अध्यक्ष होगा एक और सदस्य भी होंगे। याद रखें कि यूएनएससी का एक अध्यक्ष होता है, जबकि यूएनएससी में सदस्यों की संख्या 15 होगी। जब हम सदस्य बोलते हैं, सदस्य का मतलब यहां व्यक्ति से नहीं देश से है, मतलब 15 देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य होंगे, और एक अध्यक्ष हो, यानी एक देश को उसका क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। याद रखें, ये अध्यक्ष जो होगा हमेशा इन 15 देशों में से ही कोई एक देश अध्यक्ष बन सकता है। तो संरचना में अध्यक्ष होगा एक और 15 सदस्य होंगे। सबसे पहले हम सदस्य के बारे में जानते हैं। बोर्ड छोटा है इसलिए बार बार मिटाना पड़ रहा है। देखें, यूएनएससी के सदस्य अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर और एक अस्थायी सदस्य या इसे नॉन परमानेंट मेंबर कहेंगे। 10 में से 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 15 में से 5 स्थायी सदस्य होंगे, जबकि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं इन्हें P5 नेशन कहा जाता है। जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं उन्हें P5 नेशन, P फॉर परमानेंट, 5 मतलब 5 नेशंस, यानी 5 स्थायी सदस्यों को, ये 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 क्या होंगे? आपका अस्थायी सदस्य होंगे। यहां स्थायी सदस्य कहने का मतलब यह है कि ये यूएनएससी के हमेशा ही सदस्य रहेंगे। इन 5 देशों में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। These 5 nations shall remain always the member of UNSC। ये हमेशा ही यूएनएससी के सदस्य होंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इन 5 में से कोई हट नहीं सकता। जबकि जो अस्थायी सदस्य कहने का मतलब ये है कि ये सदस्य बदलते रहते हैं, है ना, बदलते रहते हैं। चूंकि बार बार बदलते रहते हैं अस्थायी सदस्य, नए नए देश इसमें शामिल होते रहते हैं, पुराने देश हटते रहते हैं, इसलिए उनको अस्थायी सदस्य कहा जाता है। थोड़ा सा हम अस्थायी और स्थायी सदस्यों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखें आपका स्थायी सदस्य। स्थायी सदस्यों को P5 नेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 5 देश शामिल हैं, और ये 5 देश कौन कौन से हैं? देखें, विश्व की महाशक्ति अमेरिका, अमेरिका के 2 प्रतिद्वंदी, राजनीतिक प्रतिद्वंदी रशिया, जो कि पूर्व में आपका यूएसएसआर था, अमेरिका का आर्थिक प्रतिद्वंदी चाइना। तो अमेरिका, रशिया, चाइना, अमेरिका को याद कर ले। अमेरिका के 2 प्रतिद्वंदी, एक राजनीतिक तो रशिया और दूसरा आपका आर्थिक तो चाइना। तो अमेरिका, रशिया, चाइना। इसके बाद से अमेरिका के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल रहा ब्रिटेन या यूके, यूनाइटेड किंगडम, और लास्ट में फ्रांस।
ये 5 देश जो है आपका P5 नेशंस के नाम से जाने जाते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, P5 नेशन कहलाएंगे। तो 5 सदस्य कैसे होंगे? अमेरिका और ब्रिटेन, 2 याद कर लें, अमेरिका ब्रिटेन 2, अमेरिका के 2 प्रतिद्वंदी, एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी यूएसएसआर, एक आर्थिक प्रतिद्वंदी चाइना, और एक याद कर लें आप फ्रांस। तो इस तरीके से ये 5 स्थायी सदस्य हैं। देखिए ये 5 स्थायी सदस्य जो हैं, ये स्थायी सदस्य इसलिए हैं क्योंकि ये हमेशा ही यूएनएससी के सदस्य रहेंगे। इन 5 में से कोई भी कभी भी नहीं हट सकता, इसलिए इनको स्थायी सदस्य कहते हैं। एक्चुअली जब संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद बनाया गया तो उसका उद्देश्य ही था कि विश्व में शांति और सुरक्षा लाना। शांति तभी आएगी जब युद्ध नहीं होंगे। उस समय की परिस्थिति को अगर देखें, वर्ष 1945 की परिस्थिति को, तो विश्व की जो भू राजनीति है वो इन 5 देशों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चाइना और फ्रांस, ये उस समय की महाशक्ति थे। इन देशों के बीच में कभी भी अगर कोई मनमुटाव हो जाए तो वो विश्व को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकती थी। वो मनमुटाव या वो जो विवादास्पद जो बातें हैं वो विश्व को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकती थी। इसीलिए उस समय क्या किया गया कि इन 5 देशों को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया गया। जिनकी वजह से युद्ध हो सकता है उन्हीं को शांति स्थापित करने का भार दे दिया गया। तो जब दायित्व सौंप दिया जाता है तो अपने आप वो कार्य जो है, मतलब विवाद जो है, उस पर रोकथाम लगाया जा सकता था। इसलिए इन 5 देशों को स्थायी सदस्यता प्रदान की गई। ये आपका स्थायी सदस्य होते हैं। इसके बाद अगर हम बात अस्थायी सदस्य की करें तो याद रखें अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 10 होगी। ये अस्थायी इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमेशा यूएनएससी के सदस्य नहीं रह सकते, हमेशा नहीं रहेंगे ये यूएनएससी के सदस्य, बल्कि इनका कार्यकाल, बल्कि ये 2 वर्ष के लिए ही क्या होते हैं, चुने जाते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी इसलिए होंगे कि क्योंकि हमेशा नहीं रहेंगे। तो कितने समय के लिए रहेंगे? ये केवल 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इस बात को याद रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है उसके सदस्यों का कार्यकाल, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। ठीक, ये 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। याद रखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं इनका चुनाव यूएनजीए के द्वारा किया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा इन्हें चुनती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य होंगे उनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा करती है। याद रखें इनके जो चुनाव की प्रक्रिया है ये अक्टूबर माह में प्रारंभ हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को चुनती है। जो चुनने की प्रक्रिया है वो अक्टूबर माह से प्रारंभ हो जाती है। ठीक, याद रखें जो अस्थायी सदस्य होंगे उन्हें क्षेत्रीय आधार पर चुना जाता है। ठीक है, क्षेत्रीय आधार पर उन्हें चुना जाएगा। जो सदस्य होंगे उन्हें क्षेत्रीय आधार पर चुना जाएगा। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो मैंने पिछली जब मैं महासभा बता रहा था तो मैंने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे 5 क्षेत्रों में बांट करके रखा गया है। एक है आपका एशिया, दूसरा है आपका अफ्रीका, तीसरा है आपका लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियाई देश, चौथा है आपका ईस्टर्न यूरोप और 5वां है आपका वेस्टर्न यूरोप। ये 5 क्षेत्रों में बांट करके रखा गया है। देखिए
ये जो 10 सदस्य होते हैं ये क्षेत्रीय आधार पर, यानी इन सभी क्षेत्रों से, इन 5 क्षेत्रों से चुने जाएंगे ताकि पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व हो सके। जैसे एशिया क्षेत्र से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, एशिया से। अफ्रीका से 3 प्रतिनिधि चुने जाएंगे, ईस्टर्न यूरोप से 1, वेस्टर्न यूरोप से 2 प्रतिनिधि जो है वो चुने जाते हैं, ठीक। जबकि लैटिन अमेरिका से 2 प्रतिनिधि चुने जाएंगे, ठीक। एशिया से 2, अफ्रीका से 3, 5, लैटिन अमेरिका से 2, ठीक। ईस्टर्न यूरोप से 1 और वेस्टर्न यूरोप से 2। ये इस तरीके से 2, 3, 5, 2, 7, 1, 8 और ये 2, 10, ये 10 सदस्य जो है चुने जाते हैं। याद रखें कि इन सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा चुनती है और वे ही सदस्य चुने जाएंगे जिनके समर्थन में 2/3 मत पड़ते हैं, ठीक है। 2/3 मत मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा वोटिंग होगी। वोटिंग में जिस देश में, जैसे एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, इसमें बहुत सारे देश अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे कि हम अस्थायी सदस्य बनना चाहते हैं। जो देश अस्थायी सदस्य बनना चाहता है उसके बाद उस क्षेत्र के सदस्य देशों द्वारा वोटिंग करवाई जाएगी। वोटिंग में अगर उसे 2/3 बहुमत मिलते हैं, 2/3 बहुमत, तभी वह क्या बन पाएगा, आपका अस्थायी सदस्य बन पाता है, ठीक है। ये इस तरीके से अस्थायी सदस्यों का चुनाव होता है। तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में सदस्य हमने देखा कि स्थायी सदस्य क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य क्या होते हैं, उनकी संख्या देखा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षता अगर हम देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षता अगर हम देखें, प्रेसिडेंसी या चेयरमैनशिप अगर हम देखें, तो एक बात देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बैठकें होती हैं, जैसे पिछली क्लास में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की बैठकों को देखा था कि 1 वर्ष में 1 बार होता है ना, 1 वर्ष में 1 बार होता है। उसी तरीके से जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद है की बैठकें प्रत्येक माह में आयोजित की जाती हैं, प्रत्येक माह में आयोजित होगी बैठकें, हर माह में आयोजित होगी और हर बैठक में नया अध्यक्ष चुना जाता है। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि हर बैठक में नया अध्यक्ष चुना जाता है, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष होगा उसका जो बैठक, जो अध्यक्षता होगी वो 1 माह का कार्यकाल होता है। हर माह में नया अध्यक्ष चुना जाता है। या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता वो यूएनएससी के सदस्यों में रोटेट होती है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं, सदस्य कहने का मतलब यहां पर स्थायी और अस्थायी दोनों, जो कुल 15 सदस्य हैं, उन्हीं 15 सदस्यों में अध्यक्षता को हर मंथ क्या किया जाएगा, रोटेट किया जाता है, ठीक। कभी कोई अध्यक्ष बनेगा, कभी कोई अध्यक्ष बनेगा, यानी स्थायी सदस्य भी अध्यक्ष बन सकते हैं, अस्थायी सदस्य भी अध्यक्ष बन सकते हैं। और ये रोटेशन जो है वो इंग्लिश के अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर होती है ना। मतलब एक महीना आपका ए वाला बनेगा, फिर बी वाला बनेगा, फिर सी वाला बनेगा, इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर यह अध्यक्षता जो है रोटेट होती है। इस तरीके से हर महीने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष जो है बनता है। जैसे इस वर्ष ही अगर हम देखें 2020 में, अब तक अगर हम देखें तो 2020 में 1 महीना हमारा बीता है जनवरी में वियतनाम जो है अध्यक्ष था संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का। फरवरी में देखिए वी खत्म हो गया, ABCD में वी लास्ट आ गया, ठीक है। फरवरी में बी बेल्जियम बना। जो मार्च है, ये जो करंट महीना चल रहा है, इसमें अध्यक्ष है आपका चाइना, और इसी को लेकर के सारी चीजें चल रही हैं कि चाइना जो है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है। तो मार्च में चाइना है,
तो बी के बाद सी के बाद आएगा डी। तो अप्रैल महीना में फिर चेंज हो जाएगा और अप्रैल में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनेगा आपका डोमिनिकन रिपब्लिक। तो इस तरीके से आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अध्यक्ष का चुनाव हर महीने होता है। चलें आगे चलते हैं इसमें। देखिए, तो अभी हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना देखा कि कैसे ये काम करते हैं, मतलब संरचना देखा, मतलब इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, अध्यक्ष, इनके बारे में देखा। अब हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कार्य, फंक्शंस ऑफ यूएनएससी। तो देखें, इसका सबसे पहला काम अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। ठीक, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। दूसरा, जितने भी अंतरराष्ट्रीय विवाद होते हैं, अंतरराष्ट्रीय विवादों का अन्वेषण एवं समाधान करना। ठीक है, कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन फॉर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, जो अंतरराष्ट्रीय विवाद होंगे उनका अन्वेषण एवं समाधान करना। मतलब कोई भी विवाद होता है तो अन्वेषण करना, मतलब वो विवाद क्यों हुआ, उसकी जड़ तक जानना, उसको जानने का प्रयास करना और जो उचित समाधान है वो उपलब्ध करवाना। तीसरा, याद रखें कि जो यूएनएससी है, यूएनएससी ये यूएनओ का एकमात्र अंग है जो, इस शब्द पर फोकस करेंगे, जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन जारी कर सकती है। देखें, यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र ऐसा अंग है जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन जारी कर सकती है। बाइंडिंग रेजोल्यूशन को हिंदी में बाध्यकारी संकल्प कहते हैं। इसका मतलब यूएनएससी एकमात्र ऐसा अंग है जो कोई आदेश या कोई सलाह अगर देती है तो वो देशों को मानना पड़ेगा, उसको अगर नहीं मानेंगे तो उसका उल्लंघन होगा, उनको सजा दी जा सकती है। इसी को बाइंडिंग रेजोल्यूशन कहते हैं। तो बाध्यकारी संकल्प जारी कर सकने वाली एकमात्र ये संस्था है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो किसी स्थान पर विवाद है वहां पर शांति सेना भेजना अगर है तो शांति सेना भेजने का कार्य भी इसी का होगा। इसके अलावा यदि कहीं पर सैन्य कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है तो सैन्य कार्यवाही करने की जो घोषणा है या सैन्य कार्यवाही करने का जो आदेश है वो भी यूएनएससी ही देगी। तो इस तरीके से यूएनएससी के ये सारे कार्य होते हैं। इसके बाद हम यूएनएससी की कार्य प्रणाली देखते हैं। सिस्टम, कार्य प्रणाली मतलब यूएनएससी कार्य कैसे करती है। तो याद रखिए, यूएनएससी भी किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए बैठक बुलाती है। याद रखें कि यूएनएससी की बैठक प्रत्येक माह में आयोजित की जाती है। ठीक है ना, हर महीने में यूएनएससी की बैठक जो है आयोजित की जाएगी और हर बैठक में नया अध्यक्ष बनता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होगा, अलग अलग होगा और ये उसके सदस्य में से ही अध्यक्ष बनते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बनते जाते हैं। तो हर माह में बैठक आयोजित होती है और इन बैठकों में सारे निर्णय लिए जाते हैं। याद रखें, निर्णय सामान्य बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इंग्लिश में बोलेंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सामान्य बहुमत से लिए जाएंगे। ठीक है ना, जितने भी निर्णय होंगे वो सामान्य बहुमत
या पूर्ण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ही लिए जाते हैं। जो भी निर्णय होंगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी से लिए जाएंगे। ठीक ठीक। और बहुमत के लिए क्या करना पड़ेगा? वोट करना पड़ेगा। जब भी कोई निर्णय लेना होगा तो यूएनएससी के सभी 15 सदस्य वोट करते हैं, है ना। यूएनएससी के जो पूरे 15 सदस्य हैं, सारे 15 सदस्यों को वोट करने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन अब यहीं पर ध्यान देंगे कि वोट सारे 15 सदस्य कर सकते हैं, लेकिन याद रखें जो वीटो का अधिकार है, वीटो का अधिकार ये केवल P5 नेशन यानी 5 स्थायी देशों को ही प्राप्त है। यहां वीटो कहने का मतलब यह है कि अगर ये 5 देश में से कोई भी एक देश किसी रेजोल्यूशन या किसी संकल्प पर जो यूएनएससी के सामने विचार के लिए लाए गए हैं, अगर इन 5 में से कोई भी एक देश अगर उससे सहमत नहीं है और वो बता देता है कि मैं सहमत नहीं हूं, तो उस रेजोल्यूशन को पास नहीं किया जाएगा। इसे ही वीटो पावर कहा जाता है। वीटो का मतलब अगर एक भी देश सहमत ना हो तो उसे खारिज कर सकता है। यह वीटो पावर केवल इन 5 देशों को ही प्राप्त है। तो याद रखेंगे कि 15 के 15 देश क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं, जबकि वीटो का पावर केवल इन 5 देशों को ही प्राप्त है। ये इनके कार्य करने का तरीका होगा, ये इनकी कार्य प्रणाली है। देखिए आगे, अगला देखते हैं हम यूएनएससी की सीमाएं। देखेंगे यूएनएससी की सीमाएं या लिमिटेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसे हम यूएनएससी की सीमा या कमी या इसमें सुधार की आवश्यकता क्यों है, ये सब भी कह सकते हैं। तो कुछ बिंदुओं पर अपन देखते हैं। देखें यूएनएससी की सीमाएं मतलब कमियां क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में। तो इसकी सबसे पहली कमी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली कमी है यूएनएससी का सीमित विस्तार। यूएनएससी का सीमित विस्तार, बहुत कम सदस्य हैं इसमें, ठीक है ना। पूरे विश्व की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है, लेकिन बहुत कम सदस्य हैं। यूएनएससी का सीमित विस्तार इसकी सबसे पहली सीमा के तौर पर हम दे सकते हैं। कैसे? देखें 1945 की जो विश्व भू राजनीति थी, जो जियोपॉलिटिक्स, विश्व की जो भू राजनीति थी, उसके अनुसार यूएनएससी की सदस्य संख्या तय की गई, ठीक। और उस समय जो 5 देश थे उन्हें ही स्थायी सदस्य बनाया गया, क्योंकि उस समय की जो भू राजनीति थी, जियोपॉलिटिक्स थी, इन 5 देशों के ही इर्द गिर्द घूमती थी, इसलिए इन 5 देशों को ही बनाया गया, ठीक। अब हो क्या रहा है कि उस समय तो ये 5 देश महत्वपूर्ण थे, लेकिन वर्तमान में यूएनओ में नए नए देश शामिल हुए। भाई पहले 51 देश थे और अब 193 देश हो गए। तो पहले 5 देशों तक ये राजनीति चलती थी, सारी चीजें चलती थी, तो 5 देश ही क्या थे उसमें आपका शामिल किए गए P5 नेशंस में। अब समस्या ये है कि नए नए देश भी यूएनओ में शामिल हुए, कहां 51 और कहां 193। तो अब जब नए नए देश शामिल हुए तो उनकी भी अपेक्षाएं हैं, वो भी क्या होना चाहते हैं, आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में शामिल होना चाहते हैं। और केवल 5 देश पूरे विश्व की देखभाल या विश्व का प्रतिनिधित्व, केवल 5 देश जो है पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, ठीक। आप देखेंगे कि वर्तमान में जो P5 नेशंस हैं उसमें से 3 अकेले यूरोप महाद्वीप से आते हैं।
तो इस बात का प्रमाण है कि ये जो सीमित विस्तार है वो संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं। ये इसकी सीमा है, पहली सीमा है इसकी। दूसरा जो सबसे बड़ी सीमा है वो है आपका वीटो शक्ति। P5 देशों को प्राप्त वीटो शक्ति का दुरुपयोग, ये अगली जो सीमा है वो है। तो देखिए, प्रारंभ में जो P5 देश है, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के जो 5 देश हैं, इन्हें वीटो शक्ति दी गई। वीटो शक्ति दिया जाना उस समय तार्किक भी था, क्योंकि उस समय इन 5 देश के बीच का कोई भी एक विवाद विश्व को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकता था, इसलिए उस समय इनको वीटो शक्ति प्रदान की गई। लेकिन वर्तमान में इस वीटो शक्ति के दुरुपयोग के मामले सामने आ रहे हैं। जैसे अभी ही एक यूएनएससी में आतंकवाद के मुद्दे पर चाइना के द्वारा प्रयोग किया गया वीटो, है ना, चाइना के द्वारा प्रयोग किया गया वीटो जो है, वीटो के दुरुपयोग को दर्शाता है कि किस तरीके से वीटो का प्रयोग या दुरुपयोग जो है वो हो रहा है। तो ये भी क्या है, इसकी सीमाएं हैं, आतंकवाद के मुद्दे पर जो दुरुपयोग किया गया। इसके बाद तीसरी अगर इसकी हम सीमा देखें तो देखें, जो P5 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, P5 देशों के मध्य आपसी तालमेल का अभाव। ये जो P5 देश हैं, इनके बीच में आपसी तालमेल का अभाव दिखाई देता है। जैसे ये जो P5 देश है, चाहे श्रेष्ठतर बनने की होड़ है इनमें, दूसरा अपनी भू राजनीति है, सबकी अपनी अपनी जियो पॉलिटिक्स है, ठीक है, तीसरा हर कोई महाशक्ति बनना चाहता है, और इस कारण ये जो 5 देश है ये विश्व में अपने आप को श्रेष्ठ दर्शाना चाहते हैं, विश्व भू राजनीति में अपने आप को श्रेष्ठ दर्शाना चाहते हैं, महाशक्ति बनना चाहते हैं। तो आपस में ही इनके सामंजस्य नहीं है, और जब इनके आपस में सामंजस्य नहीं है तो इससे ये जो यूएनएससी है अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाने में क्या दिखाई दे रही है, आपका असफल दिखाई दे पा रही है, असफल हो जा रही है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रही है यूएनएससी जो है। ठीक, इसका सबसे जीता जागता उदाहरण अभी आपने सीरिया मुद्दे पर देखा होगा। सीरिया के मामले में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे बान की मून, इन्होंने भी ये स्वीकार किया कि सीरिया मुद्दे पर यूएनएससी जो है वो असफल रहा है। इस तरीके से अगर लगातार ये असफलता होते जाए तो यूएनएससी की स्वीकार्यता भी घट सकती है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रशिया कुछ और सोच रहा है, अमेरिका कुछ और सोच रहा है, चाइना कुछ और सोच रहा है, ब्रिटेन कुछ और सोच रहा है, यूके जो है, फ्रांस कुछ और सोच रहा है। तो ये जो आपसी तालमेल का अभाव है, इनकी स्वीकार्यता में कमी ला रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि चौथी चीज देखें कि यूएनएससी का विविधीकृत ना होना, ठीक, विविधीकृत ना होना, ये भी इसकी सबसे बड़ी कमी है। ठीक है ना, विविधीकृत ना होना मतलब, विविधीकृत कहने का मतलब क्या है कि यूएनएससी केवल एक युद्ध तक के मामलों तक ही सीमित रह गया है, जबकि वर्तमान में आतंकवाद, समुद्री लुटेरे, महामारी जैसी गंभीर समस्याएं भी आगे बढ़ रही हैं। तो ये विविधीकृत ना होकर के एकीकृत हो जा रहा है, मतलब ये बहुत ज्यादा अप्रोच जो है डेवलप नहीं कर पा रहा है, यूएनएससी सारे मामलों पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो ये भी एक समस्या है। पांचवा, अति सक्रियतावाद। है ना, अति सक्रियतावाद। यूएनएससी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी विभागों, बाकी अंगों पर भी क्या दिखाई देता है, हावी होता दिखाई देता है। इसको अति सक्रियतावाद का नाम दिया जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, मतलब बाकी कार्यों में क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, जिससे ये इससे क्या हो रही है, यूएनएससी की स्वीकार्यता घट रही है, सबको संप्रभु रूप से अपना कार्य करना चाहिए। इस तरीके से ये तमाम चीजें क्या है आपका यूएनएससी की सीमाओं में हम देख सकते हैं इन 5 चीजों को। चलते हैं अब आगे देखते हैं। तो सुझाव क्या हो सकते हैं?
यूएनएससी में सुधार के सुझाव क्या हो सकते हैं, रिफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आप देखें कि सबसे पहला सुझाव तो यूएनएससी का विस्तार होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहला सुझाव विस्तार होना चाहिए यूएनएससी का, क्योंकि यूएनएससी का विस्तार इसलिए भी आवश्यक है ताकि यूएनएससी की स्वीकार्यता बनी रहे, है ना। यूएनएससी की स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए इसका विस्तार जरूरी है, क्योंकि यूएनएससी में जो मतलब यूनाइटेड नेशंस में जो शामिल जो नव विकासशील देश हैं, जो नए नए देश शामिल हुए, पहले जो 51 देश थे अब जो 193 हो गए हैं, जो नव विकासशील देश हैं, इनको हम केवल मूक दर्शक की भूमिका में नहीं रख सकते। इसीलिए इसका विस्तार होना चाहिए, यूएनएससी में नए नए सदस्यों को जोड़ा जाना चाहिए, तो ये विस्तार होना चाहिए। दूसरा, यूएनएससी को विविधीकृत होना चाहिए, विविधीकृत एवं न्यायपूर्ण होना चाहिए। यहां विविधीकृत कहने का मतलब युद्ध के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी ध्यान दें, जैसे आतंकवाद, है ना, समुद्री लुटेरे, है ना, इन सारी चीजों पर भी ध्यान दें। न्यायपूर्ण होना चाहिए, मतलब ये जो 5 स्थायी देश हैं, ये केवल अपनी जियोपॉलिटिक्स के आधार पर निर्णय ना लें, बल्कि न्याय के आधार पर निर्णय लें कि सही क्या है और गलत क्या है, तथ्यों के आधार पर निर्णय लें। वर्तमान में क्या हो रहा है, जैसा कि हमने हाल ही में आतंकवाद के मुद्दे पर देखा कि चाइना ने वीटो कर लिया, तो इस प्रकार से गैर न्यायिक निर्णय नहीं होने चाहिए, न्यायपूर्ण निर्णय होने चाहिए ताकि यूएनएससी की स्वीकार्यता बढ़े। तो विविधीकृत होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि यूएनएससी को इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच, है ना, समेकित दृष्टिकोण लेकर के चलना चाहिए। समेकित दृष्टिकोण जब मैं यहां पर कह रहा हूं, इसका मतलब यह है कि यूएनएससी अपने आप को ही केवल श्रेष्ठ बता करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि वो जो करे वही सही है, बल्कि यूएनएससी को एक समेकित दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना चाहिए। यूएनओ के जो भी अंग हैं, बाकी जो अंग हैं, उनके साथ मिलकर के भी न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करना चाहिए। समेकित दृष्टिकोण अगर लेकर के चले तो यूएनएससी को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। ये आपका यूएनएससी के बारे में इतनी चीजें हमको याद रखनी चाहिए, इससे प्री और मेंस सारे प्रकार के प्रश्न जो है हल हो जाएंगे। एक छोटा सा इसमें हम करंट का टॉपिक डील करते हैं। जैसे यूएनएससी एवं भारत, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद एवं भारत। तो आप देखें कि ये मुद्दा क्या है। अगर हम इस मुद्दे के बारे में देखें कि क्या है ये मुद्दा, यूएनएससी एवं भारत, ये मुद्दा क्या है, तो याद रखिए कि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनना चाहता है, ठीक है ना। मतलब भारत का इंटरेस्ट ये है कि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बने। हाल ही में एक आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के संकल्प पर चाइना द्वारा किया गया वीटो इस तथ्य को चर्चा में लाया। मतलब आप एक चीज देखें कि भारत और सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करें तो भारत जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि हम क्या बने, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद बने। ये मुद्दा चर्चा में कैसे आया कि हाल ही में एक आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव भारत ने प्रस्तुत करवाया यूएनएससी के समक्ष, जिस पर चाइना ने वीटो कर दिया। हालांकि
इसमें P5 में से जो बचे 4 देश थे, जो P4 थे, वो उसके समर्थन में थे। इसके बावजूद चाइना ने क्या कर दिया, वीटो कर दिया। इसके बाद से इस बात पर चर्चा उठने लगी कि क्यों ना भारत को भी क्या प्रदान किया जाए, आपका स्थायी सदस्यता प्रदान किया जाए। तो ये पूरा मुद्दा है। अच्छा, भारत को स्थायी सदस्यता प्रदान करने के समर्थन में अगर हम तर्क देखें, हम समर्थन में तर्क कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए, इसके समर्थन में अगर हम तर्क देखें तो सबसे पहला पॉइंट वाइज आप इसको समझते चलें। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत विश्व के विशाल जनसंख्या लगभग 18% का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब भारत की जो कुल आबादी है वो विश्व की कुल आबादी का लगभग 18% है। तो भारत विश्व की लगभग 18% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए तो ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अगर हम स्थायी सदस्य बनते हैं तो हम ज्यादा लोगों का क्या कर पाएंगे, रिप्रेजेंटेशन भी कर पाएंगे, इसलिए करना चाहिए। ठीक। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, बड़ा एवं सफल लोकतंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे सफलतम लोकतंत्र है। ये भी इस पक्ष को मजबूत करते हैं कि भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। इतने समय से हम डेमोक्रेसी लेकर के चल रहे हैं सफल तरीके से। तीसरा, भारत विश्व की तीव्र से विकास करती अर्थव्यवस्था है ना। अर्थव्यवस्था तीव्र से विकास करती अर्थव्यवस्था, तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था क्या कर रही है, विकास कर रही है। ये भी इसके समर्थन में तर्क देते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात अगर आप देखें, चौथी बात देखें तो भारत जो है अमेरिका के बाद विश्व में शांति सेना भेजने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, सेकेंड लार्जेस्ट नेशन है। ठीक है ना। विश्व में शांति सेना भेजने के आधार पर भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो इतने ज्यादा शांति अभियानों में भारत ने योगदान दिया है, यह दर्शाता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल कर सकता है। इसके अलावा भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रखर होकर अपना पक्ष रखा है। मतलब कन्विंसिंगली भारत जो है अपना पक्ष रखता है। ठीक। छठवां, भारत विश्व में सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और अंतिम रूप से अगर हम ये देखें तो भारत विश्व में शांति का भी पक्ष धर रहा है। तो ये तमाम तर्क जो है भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को दर्शाते हैं कि भारत को स्थायी सदस्य बनना चाहिए। ये तो समर्थन में तर्क हो गए। लेकिन तो फिर जब समर्थन में इतने सारे तर्क हैं तो भारत स्थायी सदस्य बन क्यों नहीं पा रहा है? अगर इसके लिए स्थायी सदस्य क्यों नहीं बन पा रहा है, ये हम जानना चाहें, यानी हम ये देखें कि स्थायी सदस्य बनने के दौरान भारत के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी। ठीक है ना, चुनौतियां। तो इसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से समझते हैं। देखें, इन चुनौतियों को हम दो हिस्सों में बांट करके देख सकते हैं। ये जो चुनौतियां, इनको हम दो हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। मतलब भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल कर सके, इसके बीच में अवरोध क्या क्या है, चुनौतियां क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये जो चुनौतियां, इसको हम दो हिस्सों में बांट करके देख सकते हैं। एक आप देख लें बाह्य चुनौतियां, और एक आप देख सकते हैं आंतरिक चुनौतियां। बाह्य चुनौतियां और आंतरिक चुनौतियां। बाह्य चुनौतियां कहने का मतलब, जब भारत को अपनी स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए विदेशों से जो चुनौती मिल रही है, और आंतरिक चुनौतियां मतलब भारत की ही जो परिस्थितियां भारत को स्थायी सदस्य बनने से रोक रही हैं, वो आंतरिक चुनौतियां होंगी। बाह्य चुनौतियों में
जैसे अगर हम देखना चाहें बाह्य चुनौतियों को, तो आप देखें कि जो बाह्य चुनौतियां हैं, बाह्य चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती, मैं इसको मिटा करके अच्छे से लिख करके आपको बताता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं आपका बाह्य चुनौती। बोर्ड छोटा है इसलिए बार बार बाह्य चुनौतियां। आप देखें कि बाह्य चुनौती की अगर बात करें तो सबसे पहली चुनौती है भारत का अंतरराष्ट्रीय सीमा विवाद, इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट। ये पहली चुनौती। देखिए, कहते हैं कि पड़ोसी अच्छे होने चाहिए। हम सब कुछ बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। और पड़ोसी अच्छे हो तो आधा जीवन अपने आप आसान हो जाता है। देखिए कि भारत के जो पड़ोसी हैं, जैसे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब के साथ जो हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा विवाद है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। हालांकि बांग्लादेश के साथ हमने बहुत हद तक सुलझा लिया है ना, 100वें संविधान संशोधन से, लेकिन फिर भी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा विवाद है, इससे भारत की स्वीकार्यता स्थायी सदस्यता के लिए घटती है। क्योंकि भाई यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने का मतलब यह है कि आप शांति और सुरक्षा के लिए सदस्य बन रहे हैं। और अगर आप स्वयं विवादों में घिरे होंगे, आपके स्वयं अन्य देशों के साथ विवाद होंगे, तो ऐसी स्थिति में आप शांति और सुरक्षा नहीं ला सकते। इससे भारत की स्वीकार्यता क्या होती है? घटती है। इसके अलावा दूसरी चीज अगर हम देखें, अंतरराष्ट्रीय सीमा विवाद के बाद बाह्य चुनौती में अगर हम देखें तो दूसरा है चाइना एवं पाकिस्तान का विरोध। देखिए, चाइना और पाकिस्तान जो है लगातार भारत की स्थायी सदस्यता का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। जिसमें चाइना क्या है? स्थायी सदस्य वर्तमान में है, जो वीटो का प्रयोग कर सकता है, जिससे भारत की स्थायी सदस्यता को लगातार चुनौती मिल रही है। तीसरा पॉइंट, G4 देशों से मिलती चुनौती। या इस लाइन को हम और अच्छे बेहतर तरीके से कर दें कि G4 एवं कॉफी क्लब के देशों से मिलती चुनौती। तो देखें, इसको मैं आपको समझाता हूं। जैसे G4 देश की बात करें तो थोड़ा सा आप ध्यान दें। G4 कहने का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 4 नेशन, 4 देशों का समूह है। G4 देशों की स्थापना भारत के प्रयासों से ही हुई, भारत के नेतृत्व में हुई। और इसमें 4 देश हैं, इसको G4 नेशन कहते हैं। इसमें 4 देश, इंडिया के अलावा 3 और देश हैं। इंडिया के बाद है आपका ब्राजील, ठीक, ब्राजील के बाद है आपका जर्मनी, और अगला है आपका जापान। ये G4 देश है। G4 देशों की स्थापना 1997 में इसलिए हुई ताकि ये यूएन में रिफॉर्म के लिए सुझाव दे सके। मतलब ये 4 देशों ने अपने एक संगठन बनाया, और इन 4 देशों ने अपने संगठन इसलिए बनाया कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की कमियां हैं उसको दूर करने, सुधार के लिए प्रयास कर सके। इसलिए ये 4 देश बने। ये G4 देश कहलाते हैं। इन G4 देश का कार्य था संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के लिए सलाह देना, सुधार को प्रेरित करना। और इनके विरोध में ही आपका कॉफी क्लब देशों का गठन हुआ। कॉफी क्लब में लगभग 40 देश आते हैं। इसका गठन ही G4 का विरोध करने के लिए, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की वकालत करता है G4, और उसका विरोध करने के लिए कॉफी क्लब के देशों की स्थापना हुई, जिसमें आपका इटली है ना, अर्जेंटीना, आपका कनाडा, पाकिस्तान जैसे देश है ना, इटली, अर्जेंटीना, ठीक, आपका
इटली, अर्जेंटीना, है ना, पाकिस्तान, कनाडा, ये सारे देश हैं, ये G4 और कॉफी क्लब नेशन है। इन दोनों से भारत को चुनौती मिल रही है। कैसे? G4 देश में इंडिया के साथ साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान, ये भी स्थायी सदस्यता का, अपनी स्थायी सदस्यता का दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हमको भी क्या बनना है, स्थायी सदस्य बनना है। इसके साथ मैंने अभी जो आपको कॉफी क्लब देश जो बताया, ये कॉफी क्लब के देश भी एक तो भारत का विरोध करते हैं, दूसरा अपनी स्थायी सदस्यता का दावा करते हैं। इस प्रकार से स्थायी सदस्यता का दावा करने वाले देशों की संख्या में वृद्धि हो गई, और देशों की संख्या में वृद्धि होना भी अपने आप में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे को क्या करता है, कमजोर करता है। तो ये प्रमुख चुनौतियां हैं भारत के सामने, बाह्य चुनौतियों में। अगर हम आंतरिक चुनौती देखें, आंतरिक चुनौती, तो आंतरिक चुनौती का मतलब क्या है? जो भारत को उसके देश के भीतर से चुनौती मिल रही है। जैसे भारत में सबसे बड़ी समस्या गरीबी, पॉवर्टी, ठीक, भ्रष्टाचार, ठीक है, आपका हंगर, भूखमरी, ठीक, बाल श्रम इत्यादि, ये ऐसे आंतरिक मुद्दे हैं जो भारत के पक्ष को कमजोर करते हैं, इसकी स्थायी सदस्यता के लिए, स्थायी सदस्यता के दावे को कमजोर करते हैं। ये इसकी आंतरिक समस्याओं में शामिल होगा। तो ये सारी चुनौतियां हैं भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर। तो आगे का रास्ता क्या, तो परिणाम क्या होगा? क्या भारत को छोड़ देना चाहिए? ऐसा नहीं है। देखिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए इन चुनौतियों के बाद। तो याद रखिए, भारत को सबसे बड़ी समस्या, मतलब सबसे बड़ा प्रयास जो करना चाहिए, ये करना चाहिए कि भारत को अपनी सैन्य शक्ति को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो विश्व में महाशक्ति के रूप में दिखाई दे। दूसरा, भारत को आर्थिक महाशक्ति, या सही शब्दों का प्रयोग करें तो भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास करना चाहिए। यदि भारत विकसित अर्थव्यवस्था बन जाता है तो वो गरीबी, भूखमरी, भ्रष्टाचार से लड़ सकता है, तो आंतरिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। विश्व में विकसित अर्थव्यवस्था बनने के कारण वो विश्व में भी क्या कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है, तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ेगी। और सैन्य शक्ति में अगर भारत मजबूत हो जाता है तो इसके साथ साथ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता है, जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, वो भी क्या होंगे, कम होंगे। और इस प्रकार से भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के अपने दावे को और भी मजबूत कर सकता है। तो ये संपूर्ण ब्यौरा था आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के बारे में। मेंस हो या प्री हो या किसी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, सारे पक्षों को हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश किया है। लास्ट में जब हम इसके अगले और अंतिम चरण पर जब पहुंचेंगे, अगला जो भी टॉपिक होगा, इसके बाद मैं इसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस करवाऊंगा।